नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर से एक बढ़िया सूचना आई है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है वो सीधी भर्ती, जो शिक्षक भर्ती है सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदन विषयक, मतलब ये जो भी सूचना आपको मैं बताने वाला हूँ जो मंत्रालय से निकला हुआ है वो सीधी भर्ती, चाहे वो व्याख्याता हो, शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी इसके बारे में, इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों में बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आप तक पहुंचना है। तो हम भी इसी माध्यम से आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है सीधी भर्ती 2023 ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा 20 मिनट भी हो सकता है यदि समझना है, चाहे ताकि आप प्रक्रिया से छूट ना जाओ, इसलिए आपको देखना अनिवार्य है। साथियों, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना, यहाँ पे आपको एजुकेशन पोर्टल जो है वहाँ पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना आपको सर्वप्रथम दी जाएगी। उसके बाद साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट सूची अनुसार वेबसाइट पर की जाएगी। यथासंभव उनके मोबाइल नंबर पर यहाँ पे मेरिट के अनुसार आपके मैसेज भी आ जाएंगे कि आपकी चयन हो चुका है, आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं करके आपके पास जो है मैसेज आएगा मेरिट के अनुसार। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थी को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य मतलब आपको अनिवार्य करना ही है। इसको नहीं करोगे तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से छूट जाएंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी या पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। आपने व्यापम जब किए थे तो आपने एक आईडी बनाई होगी या मोबाइल नंबर आपने डाले होंगे। उसके बाद साथियों आप जो है पासवर्ड बनाए होंगे, उसके माध्यम से आप जो है संचालनालय में जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसकी वेबसाइट में भी उसी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं, चाहे वो सहायक शिक्षक का हो, शिक्षक का, व्याख्याता, पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले जाएंगे। देखो यहाँ पे कैटेगरी अनुसार आपके चयन हुआ रहेगा, चाहे हो सकता है वो 2 गुना बुलाए या 1 गुना बुलाए। मेरे ख्याल से 1 गुना बुलाने की पूरी संभावना लग रही है क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसलिए 2 गुना बुला मेरे ख्याल से मुश्किल जाएगा। 1:1 में बुलाने की पूरी संभावना लग रही है इसके हिसाब से, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग है। ठीक है, यहाँ पे भाग ले सकेंगे जो चयनित होंगे वही। अब अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने दस्तावेज सत्यापन का राउंड दिखेगा। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो, प्रेफरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। अब इसका आशय ये होगा, एक्शन प्रदर्शित होगा। राउंड का आशय है दस्तावेज सत्यापन का चरण, कि दस्तावेज सत्यापन का चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से आपके पास वो लिखाएगा। आप दस्तावेज सत्यापन 1 राउंड आपके पास सामने दिखाई देंगे। उसके बाद देखो, प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि दिखी रहेगी कि कब तक के आप जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं और काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अपने मनपसंद की शालाओं का चयन कर सकेंगे। मतलब अब जो शाला वहाँ पे आपका शाला रहेगी, देखते हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। आप शाला चुनेंगे और सब चीज़ दिखाई देगा। अब देखो आगे प्रक्रिया क्या होगी। एक्शन में फिल प्रेफरेंस एवं इंटर करने पर अभ्यर्थी की स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल, आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा। ये सब करने के बाद आपको एक्शन में जब जाओगे तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में से प्रथम बॉक्स सेलेक्ट ईयर, जो प्राथमिकता है, जो आप साला चयन करेंगे, जिसके अंतर्गत जिला,
ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने मनपसंद शालाओं को चयन करेंगे जो द्वितीय बॉक्स में यूर सिलेक्टेड प्रायोरिटीज के अंतर्गत प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिए मान लिया जाए सुकमा में मान लीजिए 50 विद्यालय है या 50 पोस्ट है, तो आपको 50 विद्यालय दिखेंगे। यदि जिला चयन करने के लिए जितना जितना विद्यालय रहेगा, जिस जिले में जितना विद्यालय रहेगा, जिस ब्लॉक में जितना विद्यालय रहेगा, उस सब में आपको प्राथमिकता चयन करना होगा कि किस विद्यालय में आप पहले जाना चाहते हैं। जिसे कि मान लीजिए सुकमा में आप पहले जाना तो 1 हो सकता है, आप दंतेवाड़ा में बाद में जाना चाहेंगे 2, इस प्रकार से वो ईटी के हिसाब से प्राथमिकता चयन करना पड़ेगा। यूआर सिलेक्टेड प्रायोरिटीज में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको जैसे कि यहाँ पे 1 2 यहाँ पे चेस्ट बोर्ड रहेगा, जैसे इसको आप 1 देते हो तो इसको भी आप 2 सकते हो, इसको 3 दे सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि 1 2 3 लगातार दो, आप किसी को भी 1 2 3 अपने मन पसंद आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह सिलेक्टेड यूर प्रायोरिटीज में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। जितना हो सके आप चयन करें, मेरे ख्याल से सभी को चयन करें। यदि आप चयन नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने 50 विद्यालय में से 10 विद्यालय को आपने प्राथमिकता क्रम में चयन किया, 40 विद्यालय को छोड़ देते हो, तो ये सॉफ्टवेयर स्वतः ही 11वां नंबर से पूरा 50 नंबर तक के स्वतः अपने हिसाब से नंबर ले लेगा। वही लिखा है, देखो चयन करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालय का चयन नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन शेष रह गई स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः क्रम में आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो है 10 स्कूलों का चयन किया है और शेष 40 शालाओं को छोड़ दिए हो, तो स्वतः ही वो 11वें क्रम से बाकी को खुद सॉफ्टवेयर चयन कर लेगा, आप नहीं करेंगे फिर भी। ठीक है, अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें प्रायोरिटी अपडेट ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मतलब चाहे तो आप अपना जो चयन किए हो उसको अपडेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अपडेट कर सकते हो, उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा। मान लीजिए 20 जुलाई आपका अंतिम दिन है, तो 20 जुलाई तक ही आप जो है अपने चयनित शालाओं में आगे पीछे कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे 21 तारीख आएगा वो स्वतः ही लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए समय रहते जो भी करना है अच्छे से कर लीजिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः ही ले लेगा। मतलब यदि कोई अभ्यर्थी लॉगिन भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, फिर भी वो क्या होगा, पूरे शालाओं में जो सॉफ्टवेयर स्वतः इसको अपने हिसाब से वो नंबर दे देगा, अपने हिसाब से प्राथमिकता क्रम चयन कर लेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला, ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये सारे चीज़ चयन करेंगे आप। काउंसलिंग हो गई, जैसे हम लोग बीएड में ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं तो हमको कोई कॉलेज मिलता है, उसी प्रकार से आपको क्या मिलेगा, एक स्कूल मिलेगा। अब स्कूल मिलेगा तो आपको उसे स्वीकार करना ही होगा, आपको वहाँ जाना ही है। मतलब अब देखो, स्वीकार करना ही हो जाएंगे, नहीं जाओगे तो आप स्वतः ही वहाँ से बाहर हो जाओगे, फिर आपको काउंसलिंग के समय नहीं दिया जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित पत्र प्रदर्शित होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे। आमंत्रण के मतलब, स्वीकार करने का मतलब ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस आमंत्रण पत्र को लेकर के जहाँ पे आपको सत्यापन होगा वहाँ आपको जाना होगा। जैसे इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहाँ उपस्थित होना है का विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय दिवस में किया जाएगा। जैसे ही आपका नाम अंकित होगा किसी विद्यालय में, जिला विला सब चीज़ रहेगा,
ठीक है। तो उसी में एक प्रिंट आउट आपको निकालना है, एक पत्र आएगा, मतलब ऑनलाइन आएगा, उसी में सब चीज़ लिखा रहेगा। उसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जहाँ सत्यापन होगा वहाँ आपको लेके जाना है उसको, उस प्रिंट आउट को। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी होगा। मतलब व्याख्याता के लिए लोक शिक्षण जाना पड़ेगा, शिक्षक के लिए संभाग में जाना पड़ेगा, और सहायक शिक्षक के लिए आपको जिला में जाना पड़ेगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। पात्र अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से 2019 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से आपको दस्तावेज सत्यापन करना है। लेकिन यहाँ बेस्ट बात क्या है कि आपको स्कूल पहले से मिल जाएगा कि कौन से स्कूल में आपको जाना है। पहले से आपके प्रदर्शित हो जाएगा कि आपके इस स्कूल में नाम आया है। उसके बाद आप दस्तावेज सत्यापन कराओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप पात्र हो कि नहीं। यदि पात्र होंगे तो आपको पहले से स्कूल मिल गया है, यदि अपात्र होंगे तो आपको स्कूल आपका जिसका नाम था वो हट जाएगा आपका, ठीक है ना। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा पत्री संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिससे यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ जो पात्र होंगे उसको पत्र दिया जाएगा और जिसमें यह उल्लेखित है आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद जो है अगली प्रक्रिया की जाएगी, मतलब आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म जमा करना होगा। उसके बाद जो भी होगा, हो सकता है नियुक्ति पत्र दिया जाए, उसके बाद है ना आपको ये घोषणा पत्र देना होगा कि जो भी मेरे पास जो सब सही है, गलत पाया जाता है तो इसके जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा या रहूँगी। असत्य पाए जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसका मुझे संज्ञान है, ठीक है। ये आपको वहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे देखो, दस्तावेज सत्यापन का आमंत्रण का मतलब क्या है। आपके द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारियों को सही मानते हुए दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अन्य सभी शर्तों के पूर्ण पाए जाने पर पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत अन्य प्रक्रिया की जाएगी। यह आमंत्रण पत्र पूरी तरह से अस्थायी है। दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य शर्तों के अपूर्ण होने की स्थिति में अपात्र पाए जाने पर कोई दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म भरे हैं उसको ये पूरा सत्य माना जा रहा है कि आप टीटी पास हो, डीएड पास हो, बीएड सब चीज़ है। इसीलिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है कि आपका दस्तावेज सत्यापन होगा इसी अनुसार। लेकिन जब सत्यापन होगा तो वहाँ पे आपकी कहीं भी कमी लगती है तो उस स्थिति में आप अपात्र पाए जाएंगे और उस समय आपको कोई दावा मान्य नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में लिखा है ना कि दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य शर्तों के अपूर्ण होने की स्थिति में अपात्र पाए जाने पर कोई दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा। मतलब दावा पत्र तो आप लगा सकते हो लेकिन दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से साथियों बहुत बढ़िया है। सबसे पहले व्यापा में लॉगिन कर लीजिए, आधार वेरिफिकेशन करें, आधार से लिंक कर लीजिए, फिर उसी